हम में से कोई भी शादी पर नहीं जाएगा। फाखरा बेगम ने हतमई अंदाज में कहा। कहता रहमी हराम होती है मम्मा, और हम ये गुनाह नहीं करेंगे। कोई अगर गलत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके साथ वैसा ही करें। हम शादी पर जरूर जाएंगे, आप लोग तैयारी कीजिए। हुरिया ने संजीदगी भरे अंदाज में कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने क्या सलूक किया था। वो आदिल मोहब्बत का दावा करने वाला एक जरा सी आजमाइश पर पूरा नहीं उतर सका। उसकी बड़ी बहन ने तलख लहजे में कहा। अपिया, अगर मेरी जगह आदिल होता और उसके साथ यह हादसा हुआ होता तो क्या आप लोग मेरी शादी करते? मुझे यकीन है कभी नहीं करते। और इसी तरह अगर भाभी वगैरह में से किसी के साथ यह हादसा हुआ होता तो क्या आप उन लोगों को ब्याह कर लाते अपने बेटे के लिए? कभी नहीं लाते। और मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ, हमेशा सच बोलती हूँ। प्लीज इन सब बातों को भूल जाइए। मैं भी भूलना चाहती हूँ, और मेरे लिए अल्लाह पाक ने कोई ऐसा इंसान रखा होगा जो कि मुझसे मोहब्बत करेगा और मेरी इज्जत भी करेगा। मैं भी इस महरूमी के साथ नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान का चाहती हूँ साथ जो मेरी इस महरूमी को दूर कर सके। वो इत्मीनान से बोली तो सब लोग चुप हो गए। फिर उन लोगों ने आदिल की शादी पर शिरकत की। हर एक हुरिया को देखकर चाहमुगैया कर रहा था और उसे तर्स बड़ी निगाहों से दिख रहा था, मगर वो चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए अपने गम को पीते हुए सबसे बड़ी खंदा पेशानी से मिली थी। वो हसीन तरीन लड़की, साफ सुथरे दिलो मालिक की और अपने नाम की तारा हूरो जैसी। हुरिया खान के नसीब में न जाने क्या लिखा था, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखती थी कि आसमानों पर भी उसका नसीब जिस शख्स के साथ जोड़ दिया गया है वो आदिल नहीं कोई और है, और उसे अपने नसीब में लिखे हुए शख्स का शिद्दत से इंतजार था। और शायद वो भी इसकी तरह कोई अधूरा ही होगा, और वो दोनों अधूरे मिलकर मुकम्मल बनेंगे, और यही आसमानों पर अल्लाह ने लिख दिया था। वो अपने कमरे में गुमसुम सा बैठा था और उसकी आंखें नम थी। एक फैसला इसे आज लेना था, मगर वो कश्मकश में मुब्तला था। उसने एक बोझल सी सांस खारिज की और सामने लेटे अपने लखते जिगर को देखा, जो कि काट में लेटा किलकारियां मार रहा था। वो उठा और उसके पास बैठकर अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने उंगली थामकर मजीद खुश होना शुरू कर दिया। ज़ैनिया, ये तुमने क्या किया? मेरे बारे में एक नहीं बार नहीं सोचा। चलो ठीक है, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मान लिया, मगर हमारे बच्चे के बारे में सोच रही थी। काश तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोचा होता। वो बंद आंखों के पीछे उसके चेहरे से मुखातिब हुआ। फिर वो नाजुक से अजान को गोद में लिए बाहर निकला तो राशिदा बेगम, जो कि सोफे पर बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी, उसे आता देखकर उठकर वहां से जाने लगी। वो उनका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज अम्मी, इस तरह का रवैया मत रखें मुझसे। मैं टूट चुका हूँ, पहले ही बहुत अजियत और तकलीफ में हूँ, अब मजीद और नहीं। आपने पिछले 3 दिन से मुझसे बात तक नहीं की है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे लिए आप क्या अहमियत रखती हैं। वो उनके हाथ थामकर नम लहजे में बोला था, मैं अगर तुम्हारे लिए अहमियत रखती तो तुम मेरी बात जरूर मानते, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ वही अहमियत रखती है जो तुम्हें धोखा देकर चली गई। तुम्हारे अंदर की गैरत मर गई है क्या? अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। नौफल ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जी मुझे मंजूर है। आपने जो मेरे लिए फैसला किया मैं इस फैसले पर राजी हूँ। ये अल्फाज जैसे उसकी वजूद को चीर गए थे, मगर उसकी जुबान से बगैर किसी हिचकिचाहट के निकले। राशिदा बेगम की आंखों में खुशी की चमक वाज़िया थी। वो फौरन उठकर बोली, ये हुई ना बात, मैं आज ही रिश्ते वाली से बात करके तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता देखती हूँ। नौफल ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उनकी बात सुनकर सर हिला दिया। उसके दिल में हलचल तो मची थी, लेकिन वो जानता था कि ये फैसला उसके और अजान के लिए बेहतर होगा। वो अपने अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश करता रहा, जैसे ये सब किसी और की जिंदगी में हो रहा हो। कुछ दिनों बाद राशिदा बेगम ने खुशखबरी सुनाई, नौफल, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर लिया, बहुत अच्छा घराना है। जवेद साहब है ना, जवेद इंडस्ट्री वाले, उनकी लड़की नेक और सुलझी हुई है, तुम्हें भी पसंद आएगी। नौफल ने उनकी बात पर चौंक कर उन्हें देखा। उसे लगा कि कोई मिडिल क्लास से लड़की लाएंगी, वो तो अपर क्लास की ही ढूंढ लाई थी। उनकी बात पर थोड़ा सा परेशान हो गया और दिल में ये सवाल भी उठा कि आखिर जवेद इंडस्ट्री के मालिक को अपनी बेटी के लिए एक शादीशुदा शख्स क्यों पसंद आया। लड़की वालों को हाँ बोल दूं? राशिदा के सवाल पर सर झटक कर धीरे से सर हिला गया। दिल में वही खालीपन सा था जिसे कुछ भी महसूस करने नहीं दे रहा था। वो खुद को समझा चुका था कि जिंदगी अब उसे यही रास्ता दिखा रही है और उसे इसी पर चलना होगा। कुछ हफ्ते गुजरे और नौफल की शादी का दिन आन पहुंचा। हर तरफ खुशियां और हंगामा था। राशिदा बेगम की आंखों में सुकून और इत्मीनान था। वो जानती थी कि जिस लड़की को वो ला रही हैं उनके घर को जन्नत बना देगी। वो हुरिया को मुलाजमा के साथ कमरे में बेचकर खुद नमाज अदा करने के लिए चली गई।
वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में मौजूद हस्ती को देख उसके अंदर जैसे उबाल सा उठने लगा। दिल में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। वो कपड़े तब्दील करने के बाद अपना सिगरेट उठाकर टेरेस पे आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे अपनी पहली शादी शिद्दत से याद आ रही थी। राशिदा बेगम से लड़कर उसने ज़ानिया से शादी की थी। उसकी मोहब्बत में वो हर बात मानता था। अल्लाह ने उसे एक बेटी से नवाजा था, मगर उसके अंदर शो पे स्टार बनने का जुनून पागलपन तक पहुंच चुका था कि वो हर हाल में मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी। जैसे ही उसने फैशन शो में हिस्सा लिया तो मिस वर्ल्ड बन गई और यहाँ से शहरत का नशा मजीद चढ़ गया और हॉलीवुड से ऑफर आई तो उसने बगैर इजाजत के कबूल कर ली और इन्हीं दिनों वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी और बेटे को जन्म देते हुए वहां से चली गई। मगर दोनों के दरमियान अभी तक तलाक नहीं हुई थी, लेकिन राशिदा बेगम पिछले कई दिनों से शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन वो उसका अपनी आखिरी सांसों तक इंतजार करना चाहता था। लेकिन फिर राशिदा बेगम की नाराजगी की वजह से उसने ये शादी कर ली। मगर अब वो दिल ही दिल में पछता रहा था और सोच रहा था कि अगर वो वापस पलटी तो उसे क्या जवाब देगा। वो गुमसुम सा उसी के मुतालिक ही सोच रहा था कि अचानक फोन की पिप ने उसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। नौफल ने फोन उठाया और नाम स्क्रीन पर चमक रहा था ज़ानिया। उसकी सांसें रुक गई। क्यों इतने महीनों बाद वो कॉल क्यों कर रही थी? नौफल ने कुछ लम्हों तक फोन को देखा। दिल और दिमाग में एक नई सी जंग छिड़ गई थी। आखिरकार उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। नौफल की आवाज बेहद धीमी और शिकस्ता थी। नौफल, तुम मुझसे मिल सकते हो कल या फिर अभी? ज़ानिया के लहजे में एक अजीब सा तासुर था, जिससे नौफल को लगा कि शायद वो दोबारा पलटने का इरादा कर रही है। नौफल का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आ रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। मगर ज़ानिया ने कॉल काट दी। नौफल थोड़ी देर इंतजार करता रहा और फिर ज़ानिया की जानिब से एड्रेस का मैसेज आया। वो फौरन तेजी से घर से बाहर निकलने लगा। उसके ज़हन में सवालात का तूफान था। आखिर ज़ानिया क्यों मिलना चाहती है? क्या वो वाकई वापस आना चाहती है? लेकिन जैसे वो दरवाजे की जानिब बढ़ा, हुरिया जो कब से नौफल का इंतजार कर रही थी फौरन उसके पीछे लपकी। किधर जा रहे हैं आप? हुरिया का लहजा खालिस बीवियों जैसा था और उसका अंदाज नाराजगी जाहिर कर रहा था। नौफल चौंक कर रुका और हैरत के साथ हुरिया के अंदाज पर हैरान हुआ। वो सर पर हिजाब किए हुए थी और उसने अपने लहंगे के साथ मिलती जुलती शाल ओढ़ रखी थी। उसका हुलिया देख नौफल का लगा कि वो खामोश कमगो लड़की होगी, मगर वो उसकी तौक़ियात की बिल्कुल बरअक्स निकली। नौफल ने उसे सर से पांव तक देखा और चंद लम्हे के लिए कुछ कहने को अल्फाज न मिले। मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, नौफल ने गहरा सांस भरते हुए कहा। तुम परेशान ना हो, कुछ देर में आ जाऊंगा। हुरिया ने गहरी सांस से नौफल को देखा। उसकी नजरों में सवालात की झलक साफ नजर आ रही थी, मगर वो मजीद कुछ नहीं बोली। नौफल बगैर कोई और वजाहत दिए तेजी से वहां से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर नौफल का जहन अब भी ज़ानिया की जानिब ही चला गया था। क्या ज़ानिया वाकई वापस आना चाहती है या फिर कोई और बात है? दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। नौफल ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और ज़ानिया के दिए हुए एड्रेस की जानिब बढ़ने लगा। वो वहां पहुंचा तो वो अरीबा पर चिल्ला रही थी। वो गुमसुम सा उसे देखता रहा। अरीबा बच्चे, उसने पुकारा तो रोती उसकी तरफ पड़ी तो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे? मामा ने क्यों डांटा? उसका चेहरा हाथों में लेते हुए नरमी से पूछा। तुम्हें तो पता है ना नौफल, ये कितनी जिद्दी होगी है। अभी यहाँ आकर डोनट मांग रही है, मैंने दे दिया। देखो इसने क्या हाल किया अपने कपड़ों का। मैंने इसे समझाया कि चम्मच के साथ खाओ, मगर इसे असर ही नहीं होता। हाथों से खा रही थी और जब मैंने बस एक हल्का सा थप्पड़ मारा तो रोने लगी। अब देखो अपने बाबा को देखकर कैसे आंसू बहा रही है। ज़ानिया ने नागवारी बड़े लहजे में कहा। नौफल के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। ज़ानिया, किसी चीज की हद होती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो सिर्फ 3 साल की बच्ची है और तुम उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हो। बच्चों को मैनर्स तुमने सिखाने हैं और तुम्हारे डांटने पर ये थप्पड़ मारने से नहीं सीखा जाता, प्यार से सिखाओ। वो लग तेज का बोला। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है नौफल। तुम्हें पता है मैं सुबह लंदन से फ्लाइट कराकर यहाँ आई हूँ सिर्फ इसीलिए कि तुमसे मिलना चाहती थी। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और ये मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। तुम्हारी माँ ने भी जाने से पहले से मेरे साथ भेज दिया था कि मैं इसे संभाल नहीं सकती, तो बेहतर है तुम अपनी माँ से कहो कि इसे मैनर्स सिखाए। और हाँ, दूसरी शादी भी कर लो, शायद कोई और मिल जाए जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैनर्स सिखा दे। ज़ानिया तलखी से बोलती हुई अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही कुछ देर। नौफल ने तरफ पर कहा। प्लीज नौफल, ये मेरे साथ इस तरह बात मत किया करो। अब बिठाकर क्या करोगे? मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। और हाँ, जल्द अज जल्द तलाक के पेपर तैयार करो, मेरी और अपनी जान छुड़वा लो। मैं मजीद इस रिश्ते में खुद को नहीं बांध सकती। ज़ानिया के अल्फाज ने जैसे नौफल के दिल पर छुड़ियां सी चला दी थी।
लेकिन तुमने कहा था कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती, बस कुछ अरसा करियर बनाने के बाद वापस आना चाहती हो। फिर अब क्या हुआ? नौफल ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि शायद मौका न मिले तो मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं, लेकिन अब वहां जाकर एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिला है और सबसे बड़ी मेगा स्टार ने मुझे प्रपोज किया है। नौफल, तुम्हें अंदाजा भी है कि उससे शादी करके मैं कहां से कहां पहुंच सकती हूँ? जैन की बात ने नौफल के वजूद को जैसे रेजा रेजा कर दिया था। उसे देखता जा रहा था बेबसी और दुख से। तो तुम्हारे ये अरीबा को वापस करने की वजह यह थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द आ चुका है? वो कर बड़े लहजे में बोला। हाँ, और तुम इतनी शॉर्ट क्यों हो रहे हो? मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले सकूं, और तुम भी अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। फिर उसे छोड़कर चली गई। उसने एक निगाह नन्ही अरीबा पर डाली, उसे गोद में उठाया और बोझल कदमों से बाहर निकल गया। वो घर किस तरह पहुंचा ये वही जानता था। घर में आकर उसने अरीबा को अजान के बराबर लिटा दिया और खुद टेरेस में जाकर सिगरेट जलाने लगा। पूरी रात उसने टेरेस पर ही गुजारी। कोई इसके इंतजार में था जिसे वो भूल चुका था। फजर के वक्त जब वो अंदर आया तो हुरिया भी बेदार हो चुकी थी। उसकी नजर के साथ लिपटी बेटी पर पड़ी। ये कौन है? हुरिया ने हैरत से पूछा। ये मेरी बेटी है अरीबा। नौफल बोझल लहजे में बोला और बेड पर लेट गया। एक मिनट, ये तो अपनी माँ के साथ लंदन में नहीं थी, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? हुरिया ने सादा से लहजे में सवाल किया। नौफल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? वो मेरी बेटी है, वो जहां चाहे रहे और जो चाहे खाए, वो अपने बाप का दिया हुआ खाएगी। अगर तुम्हें इसकी मौजूदगी से तकलीफ है तो बेहतर है चुप रहो। नौफल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। हुरिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया। दिमाग खराब हो गया है आपका? इस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? और मुझे क्यों इस बच्ची से तकलीफ होगी? मैं तो सिर्फ एक सवाल किया था, क्योंकि आपकी माँ ने यही बताया था कि बेटी माँ के साथ गई है और बेटा यहाँ होता है। आपको शर्म आनी चाहिए मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। हुरिया की जवाबन गुस्से से बोली। तुम मेरे सामने जबान दराज कर रही हो? नौफल ने उसके करीब आते उसके जबड़े को सख्ती से पकड़कर धमकाते हुए कहा। हुरिया ने नम आंखों से उस संगदिल शख्स को देखा जो अपने जज्बात के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वो एक झटके से जो छोड़ता रुक फिर गया। वो चुपचाप बगैर कुछ कहे वॉशरूम की जाने पड़ गई। वुजू करके आते ही उसने नमाज पढ़ी और फिर सोफे पर बैठ के कुरान मजीद पढ़ने लगी। इसी दौरान वो गाहे बेगाहे उसको देखने लगा जो कल रात ही उसका हमसफर बना था। आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। अजान के रोने पर वो होश की दुनिया में आई और नम आंखों को साफ करती हुई वो उठकर रोते हुए अजान की तरफ बढ़ी। अजान के रोने पर अरीबा उठकर हैरत से उसे दिख रही थी और फिर वो पास आकर अजान के सर पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारी मम्मा। उसने हल्का सा मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया तो अजान कुछ देर सोचने के बाद उसका हाथ थामकर उसकी तरफ बढ़ा। चलिए, अब आप अपना नाम बताइए। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। अरीबा। वो आहिस्ता से बोली मगर सहमी हुई लग रही थी। वाह, अरीबा का नाम तो बहुत प्यारा है। वो खुश होकर बोली। चलिए अब जल्दी से उठें और फेस वॉश करते हैं, फिर हम बाहर जाकर कुछ खाते पीते हैं। फिर दोनों को वॉशरूम में ले जाकर उसने उनके कपड़े निकाले, चेंज कराया और अजान को गोद में उठाकर अरीबा की उंगली थामे बाहर आ गई। किचन में आकर उसने मुलाजमत से सारी चीजों के मुतालिक पूछा और फिर दूध देकर दोनों को लाउंज में लिटा दिया। कुछ देर बाद दलिया बनाकर उनके साथ खेलने लगी और अरीबा आहिस्ता हिस्सा उससे फ्री हो चुकी थी। अलार्म की आवाज से नौफल की आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। वो हड़बड़ा के उठा और कल रात का सब कुछ याद आया। गहरा सांस भरकर वो बाहर की जाने पड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर लाउंज में आया, आगे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। उसके दोनों बच्चे हुरिया के साथ हंस खेल रहे थे। अरीबा को उसने पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। वो अपनी हैरानी पर काबू पाते उनकी जाने पड़ा। अरीबा जैसे ही पलटी उसे देखते बाबा बाबा पुकारती उसकी गोद में चढ़ गई। वो नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। वो चुपचाप अरीबा की बातें सुन रहा था और साथ ही साथ कुछ सोच भी रहा था। फिर शाम को वलीमा था। वो तो चाहता ही नहीं था कि ये वलीमा हो, मगर राशिदा बेगम ने उसकी एक न मानी और धूमधाम से वलीमा रखा। वलीमे में एक औरत के मुंह से सुना कि हुरिया की मंगनी टूट चुकी है और वजह इसका कोई ऐब है। रात को जब घर वापस आया तो कमरे में दाखिल होकर देखा कि हुरिया दुपट्टा साइड पर रखे हुए थी मगर हिजाब पहन रखा था। वो अरीबा के दोनों हाथों में उसके किस्से सुन रही थी। एक काम करो, साथ वाला रूम बच्चों के लिए खोल रहा हूँ, इसमें बच्चों के साथ रहना, मुझे अपना रूम शेयर करना पसंद नहीं है। उस बार लहजे में बोला। हुरिया ने गहरा सांस भरा और कहा, फिक्र मत कीजिए, मेरा भी दिल आपके साथ रहने को बिल्कुल नहीं करता।
मैं ये सब सिर्फ बच्चों की खातिर कर रही हूँ, और हाँ, कल मैं खुद भी बच्चों के साथ ही रहूंगी। फिलहाल कमरा सेट करना है तो आज के दिन हम यहाँ ही रहेंगे। कल बच्चों का रूम उनके मुताबिक सेट करवाने के बाद वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। ये सुनकर नौफल के माथे पर बल पड़े। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ गई? तुम जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो इसे बदतमीजी कहते हो, और जो तुम कह रहे हो इसका क्या? तुम्हें हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक करते हो, और जब मैं जवाब देती हूँ वो भी आराम से, तो भी तुम्हें चुपता है। वो तनखलाजी में बोली और इसे आपसे तुम पर आते देख वो खोल उठा था। तुम जो मेरे बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रख रही हो ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये सब तुम मेरी तरफ माइल होने के लिए ही कर रही हो। तुम्हारी फितरत को मैं बखूबी जान चुका हूँ। जितनी नेक तुम नजर आती हो उतनी हो नहीं। ये सब तुम्हारा डोंग है। मेरे सामने ये डोंग मत रचाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। और हाँ, आइंदा से मुझे आप कहना, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और एक और बात, बल्कि सवाल है, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ऐब है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से कर दी, कहीं किसी और मर्द के साथ? उसने बात अधूरी छोड़ते उससे चेहरे का जायजा लिया। इस बात पर हुरिया का रंग हो गया और ब्राउन आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। उसने मुड़कर अरीबा की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते उसकी तरफ मुड़ी। मैं आपकी इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी, मगर जब माँ बाप की लड़ाइयां हो तो बच्चे पर बहुत बुरा असर होता है, और अरीबा यहाँ पहले से मौजूद है और वो बहुत सहमी हुई बच्ची है। वो तलखराजे में बोली और वापस पलटने लगी। सीधी बात करो, मैंने जो कहा है वो सच और कड़वी बात है। तुम जैसी लड़कियां कभी घर में नहीं बस सकती जिनके अंदर ऐब हो, और शायद यही वजह होगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी एक 2 बच्चों के बाप से कर दी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा किसी से अफेयर या किसी और करतूत का मुझे पता चला तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला और वार्डरोब की जाने पड़ा। सब आपकी पहली बीवी की तरह बदकिरदार और बदफितरत नहीं होते मिस्टर नौफल, हुरिया ने तंग कर कहा। तुम हद से बढ़ रही हो। आपकी बीवी जैसी औरतें किसी एक मर्द के साथ नहीं टिकती। उसके अल्फाज सुन के नौफल का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? तुम जानती नहीं हो वो मेरे लिए क्या है। मैं उसके मुतालिक एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसकी तरफ आते उसके जबड़े को दबोच कर धमकाया, और अरीबा सहमी हुई एक साइड पर खड़ी उन्हें देख रही थी। फिर नौफल ने हुरिया को धक्का देकर पीछे किया और तेजी से बाहर निकल गई। इस कदर जिल्लत पर हुरिया की आंखों में नमी उतरने लगी। वो बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आ गई। आने वाले दिनों में पूरी कोशिश कर रही थी कि वो कभी भी नौफल के सामने न जाए। वो थोड़ी देर के लिए आकर बच्चों के पास बैठता, फिर वापस अपने कमरे में चला जाता। उसकी तो अपनी कोई अलग ही दुनिया थी। ना उसे अपनी परवाह थी, ना अपने बच्चों की। वो इस औरत को बेवफाई के बावजूद उससे मोहब्बत का दावेदार था। न जाने किस तरह का वो मर्द था जो ऐसे बदकिरदार औरत से नफरत करने के बजाय खुद को उसके पीछे खबार कर रहा था। एक दिन वो दफ्तर में बैठा अपना अहम काम निपटा रहा था जब एक खाकी कागज मिला। उसे जब खोल कर देखा तो उसमें खुला के पेपर थे जो जामिया की तरफ से आए थे। वो तो जैसे पागल हो गया। उसने अपना सब काम छोड़ दिया और यूं ही ऑफिस से निकलकर एक क्लब में जा पहुंचा। वहां उसने पहली बार शराब पी ताकि वो जानिया को भूल सके। उसका दोस्त उसे तलाश करता वहां पहुंचा और उसे अपने फ्लैट में ले आया। सुबह नशा उतरते हुए अपनी कनपटियां मसलते हुए उठा और साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर देखा। हुरिया की कई कॉल्स आई हुई थी, मगर उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था और दोबारा लेट गया। पूरे दिन सोग मनाने के बाद जब वो घर वापस आया तो राशिदा बेगम लाउंज में बैठी हुई थी। उसने सलाम किया और पास आया तो वो गुस्से से रुक फिर गई। वो अभी चुपचाप बैठा ही था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई। अजान को गोद में उठा रखा था और वो नडाल सा लग रहा था। क्या हुआ इसे? नौफल बेचैनी से बोला। वो बच्ची पूरी रात तुम्हारे बेटे को लेकर अस्पताल में रही है। बुखार इतना तेज था, पूरी रात वो अकेली अस्पताल में रही। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रात से वो तुम्हें फोन कर रही थी, मगर तुम तो नशे में धुत पड़े हुए थे। मुझे ने बताया मुझे। राशिदा बेगम तो फट ही पड़ी थी। रात बुखार था, अस्पताल ले गई थी मैं, और बुखार कैसे आया? वो बड़बड़ाया और वो गुस्से से बोला, इसी जाहिल औरत की लापरवाही से हुआ होगा। दो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं था तो ये शादी ना करती। हुरिया ने आंखों से उसे देखती चुपचाप सोफे पर बैठ गई। शर्म कर लो, कुछ बेगारत। क्या अरीबा कभी बीमार नहीं हुई थी? उसे बुखार नहीं होता था? तो इसका मतलब ये कि जानिया भी कसूरवार थी। लेकिन आज तक तुमने इसे कसूरवार नहीं ठहराया, और आज अजान को वैक्सीनेशन डोज लगी थी जिसकी वजह से उसे काफी तेज बुखार हो गया था जो सिरप से नहीं उतर रहा था। वो बच्ची कल सुबह से तुम्हारे पीछे हलकान हुई है और रात को फिर अस्पताल ले गई।
रात से कितनी बार तुम्हें कॉल कर चुकी, मगर तुमने रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि मेरा बेटा एक बद किरदार औरत के गम में एक बा किरदार औरत को छोड़कर शराब के नशे में धुत पड़ा था। राशिदा बेगम बोलती चली जा रही थी। प्लीज माँ, अब जानिया को बीच में मत लाइए, वो निगाहें चुराते हुए बोला। बेगैरत, बेशरम, मुझसे इस तरह की बातें कर तुम्हें हया नहीं आती? मैं उसे बीच में इसलिए ला रही हूँ कि तुम उसे रोज बीच में लाते हो। उसे मेहरबानी करके हमारे बीच से निकाल दो, ताकि तुम भी सुकून से जी सको और बाकी सब भी। राशिदा बेगम तो आज वाकई बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो लब भेज कर रह गया। हुरिया बच्चे, जाओ जाकर आराम करो और अजान को इसे दे दो, ये खुद संभाले अपने बच्चे, तुम्हें क्या जरूरत है इसके बच्चों को खुद हलकान करने की? राशिदा बेगम ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता? संभाल सकता हूँ, और इससे बहुत बेहतर संभाल सकता हूँ। ये उसकी तीसरी डोज थी, मगर मैंने पहले 2 डोज में इसे संभाला था। जब इसको बुखार होता तो मैं इसका इतना ही ख्याल रखता था कि बुखार चंद घंटों में ही उतर जाता था, मगर इसने तो ख्याल रखा ही नहीं होगा। औलाद नहीं है ना, यही इसकी अपनी औलाद होती तो ख्याल रखती। वो कड़वे लहजे में बोलता गया। ऊरिया एक झटके से उठी और अजान को उसे थमाकर तेजी से कमरे की जाने पड़ गई, और वो दिल ही दिल में खोलता हुआ अजान को उठाए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। उसने अजान को कमरे में आकर बेड पर लेटाया और उसे बहलाने लगा, मगर वो मुसलसल रोए ही चला जा रहा था। फिर वो उसे उठाकर कंधे से लगाए इधर उधर चक्कर काटने लगा। कुछ देर में उसे कंधे से लगकर सो गया। उसने एहतियात से उसे बेड पर लिटाया और कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। कपड़े चेंज करके वो वापस आया और अपना ऑफिस का काम घर पर ही करने लगा। वो भी मीटिंग अटेंड कर रहा था कि अजान उठ गया और उसने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। वो जल्दी से उठकर उसके पास आया, उसे साहत लगाते हुए अपने मैनेजर को सब समझाने लगा, मगर उसकी पूरी तवज्जो मीटिंग की तरफ नहीं हो रही थी, क्योंकि अजान मुसलसल रोए जा रहा था। उसे बहलाए इधर उधर चक्कर काट रहा था। मीटिंग को उसने बीच में ही छोड़ दिया था और फिर अजान को लेकर बाहर आया। वो उसे खिलाने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई और अजान अपने बाजू उठाकर उसकी तरफ लपकने लगा, मगर हुरिया उसे नजरअंदाज करती तेजी से फ्रिज की जाने पड़ गई, जहां से फ्रूट्स निकालकर बाहर जाकर राशिदा बेगम के पास सोफे पर जाकर बैठ गई और इत्मीनान से खाने लगी। अजान ने अपना मुंह खोलकर ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया। उस तक चिंचिलाहट में उसे केला खिलाने लगा, मगर वो मुसलसल रोए चला जा रहा था। वो उसे वहीं छोड़कर झंझलाता हुआ लाउंज में आया तो राशिदा बेगम हुरिया की बातें सुनकर रुक गया। मम्मी जी, जाकर मुझे देखने दीजिए, वो देखिए ना कितना रो रहा है। बेचैनी बड़ी लहजे में बोली। कोई जरूरत नहीं है, वो फिर से तुम्हें सुनाएगा, तुम्हारी भी कोई इज्जत नफ्स है। हुरिया, मैं मानती हूँ कि तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को दाव पे मत लगाओ। ये यूं ही रोता रहेगा, फिर तुम्हें अपनी इज्जत खुद करवाना सीखनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, बल्कि मैं तो हर उस औरत को मशवरा दूंगी जिसका शौहर इस तरह का होकर अपनी सगी औलाद को छोड़कर चला जाए, ताकि उसे एहसास हो कि 2 दिन के लिए कहीं और चली जाओ। मेरा मशवरा है कि तुम 2 दिन के लिए अपने मेके जाकर छोड़ दो इसे, सब कुछ ही संभालता रहेगा। खुद ही 14 तबक रोशन हो जाएंगे जब दोनों बच्चों को संभालेगा। राशिदा बेगम की बात पर वो गुस्से से पास आया। कैसी माँ है आप? आपका बेटा इस कदर परेशान है और आप अपनी बहू को उल्टे सीधे मशवरे दे रही हैं। आप मेरी माँ है या इसकी? उस शख्स चिंचिला कर बोला, मगर राशिदा बेगम ने उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि वो अपनी तस्वीर के दाने गिरते हुए उसे वैसे ही नजरअंदाज कर रही थी जैसे वो उनसे कभी मिली ही ना हो और कभी ना बात की हो। वो पैर पटकता हुआ वापस पलटा, अजान को वहां से उठाया, अंदर ले आया। पिछले से केला खिलाने के बाद कुछ देर कंधे से लगाए इधर उधर टहलते सुलाने की कोशिश करने लगा। अजान चुप हो गया, मगर जैसे ही वो लिटा के बेड की तरफ बढ़ा, वो फिर से रोना शुरू हो गया। वो लब भींच कर उसे देखने लगा और इसी वक्त हुरिया अंदर दाखिल हुई तो हुरिया की तरफ देखकर उसकी तरफ लपका। उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। वो फौरन चुप हो गया और उसे साथ लेकर बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद जब उसे देखने के लिए कमरे में आया, हुरिया उन दोनों के साथ खेल रही थी और कितने सारे खिलौने और टेडी बियर बिखरे हुए थे। वो एक्शन के साथ एक पोएम गा रही थी, आहा टमाटर बड़े मजेदार, और उसके एक्शन को अरीबा कॉपी करते हुए हंसते हुए लूट फूट हो रही थी, जबकि अजान भी किलकारियां मार रहा कर हंस रहा था। हुरिया की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो चुप होकर बेड पर बैठ गई। मम्मा, फिर से अरीबा ने कहा तो उसकी मम्मा कहने पर चौंक गया। अरीबा बेटा, ये आपकी मम्मा नहीं है, अभी मैं आइंदा से मम्मा नहीं आंटी बोलूंगी। आपको पता है ना आपकी मम्मा जरूरी काम के लिए गई है। जिनकी मम्मा नहीं होती वो मम्मा बोलते हैं, और आपकी मम्मा तो है, वो बोला। अरीबा कंफ्यूज सी उसे देखने लगी और हुरिया साकित सी खड़ी थी। फिर वो बच्चों के साथ खेलने लगा, मगर हुरिया मुझे दिल से एक साइड पर बैठ गई। उसके अल्फाज ने हुरिया के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए थे।
कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद वो उठकर बाहर चला गया और नूरिया उन्हें सुलाने के बाद खिड़की में आकर खोए खोए अंदाज में आसमान को देखने लगी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा में हमेशा राजी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों को जब आजमाता है तो तेरा कोई ना कोई मकसद होता है। मैं जानती हूँ ये मेरी आजमाइश है, लेकिन ऐ अल्लाह, तू भी जानता है ना कि तेरी ये बंदी इस नन्हे से बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती है। मगर मुझे पता है तू सबसे प्यारी चीज छीन कर आजमाता है। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। फिर कुछ देर के बाद वो आकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन शाम को वो लाउंज में बैठकर अरीबा का कलमा सुन रही थी कि वो थका मांदा सा अंदर दाखिल हुआ और उसकी आंखें सुरख अंगारा बनी हुई थी। वो माथा मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ देर बाद राशिदा बेगम वहां आई तो उससे यूं बैठे थे कि उन्होंने पूछा, सुबह से बुखार सा लग रहा था, सर में बहुत दर्द है, प्लीज एक कप स्ट्रॉन्ग चाय बनाकर कमरे में भेज दीजिए, मैं कुछ देर आराम करूंगा, फिर मुझे ऑफिस का काम करना है, काफी दिनों से पेंडिंग हो गया मेरा। वो बोला और उठकर अपने कमरे की जाने पे गया। राशिदा बेगम ने उसके जाने के बाद हुरिया से कहा कि उसके लिए चाय बनाकर कमरे में ले जाए और इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखे, शायद इस तरह उसकी तरफ माल हो जाए। हुरिया का दिल तो नहीं चाह रहा था कि उसके पास जाए, क्योंकि वो जानती थी कि वो शख्स किस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है और उसके इश्क ने उसे बिल्कुल अंधा कर दिया था। उसकी तमाम गलतियों के बावजूद वो अब भी उसे चाहता था। चाय बनाकर जब उसके कमरे में आई तो सोफे की पुष्ट पर टेक लगाए आंखें मूंदे पड़ा था। हुरिया ने पास जाकर उसे पुकारा और चाय उसकी तरफ बढ़ाई। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी आंखें की सुर्खी देख हुरिया को खौफ सा महसूस हुआ। वो निगाहें चुराते हुए चाय थमाकर वापस मुड़ने लगी। फिर नौफल ने बेखुदी से उसे पुकारा। वो मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी और नौफल अपनी निगाहों से कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि उसे इससे बात क्या करनी थी कि जो उसे रोक दिया। फिर उसने बच्चों के बारे में पूछा तो हुरिया ने उसे बता दिया और वो वहां से वापस उलट गई। नौफल चाय पीकर पुरसुकून होकर लेट गया और कुछ देर में उसकी आंख लगी। फिर रात को उसकी आंख खुली तो उसे भूख का सख्त एहसास हुआ, मगर वो महसूस कर रहा था कि उसके जिस्म से आग निकल रही है और पूरा जिस्म टूट रहा है। प्यास की शिद्दत हलक में कांटे की तरह चुभने लगी। बेबसी के एहसास से अपना सर तकिए पर पटकने लगा। फिर कुछ देर के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ है। नौफल, आप ठीक है? हुरिया ने उसके करीब झुककर पूछा। पानी, वो बहुत मुश्किल बोला। हुरिया ने जल्दी से साइड टेबल पर पड़े जग से पानी डाला और उसे सहारा देकर बिठाते गिलास उसके लबों से लगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगा, मगर पानी भी उसके हलक में अटक रहा था। फिर वो गिलास हटाकर बेड से उतरने लगा। क्या हुआ है आपको, कहीं जाना है? हुरिया ने पूछा तो बगैर जवाब दिए उठकर वॉशरूम की जाने बढ़ने लगा। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि हुरिया ने फौरन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है नौफल, प्लीज अब आराम कीजिए। वो बोली, नहीं, मुझे पता है ये गर्मी का बुखार है, ये ऐसे नहीं उतरेगा, मैं हमेशा शावर लेता हूँ, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। उसका बाजू हटाकर बामुश्किल चलता हुआ वो वॉशरूम में आया। हुरिया भी उसके पीछे थी। हुरिया ने उसे वहां खड़ा करके शावर ऑन किया और मुड़ने ही लगी थी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और नौफल के सीने से टकरा गई। उतने करीब थी कि नौफल के लब उसके माथे को छूने लगे। हुरिया अपनी मुंतशिर धड़कनों को काबू करती तेजी से पीछे हटने लगी कि नौफल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके लबों पर शिद्दतें बरसाने लगा। हुरिया उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े कांप रही थी। नौफल ने उसे घुमाकर उसकी पीठ को अपने पेट से लगाया और उसे अपनी आगोश में लेकर आंखें बंद कर दी, मगर लब उसके कंधे और गर्दन पर दहकता लम्स छोड़ रहे थे। कुछ लम्हों बाद जब होश जरा बहाल हुआ तो उसे छोड़कर पीछे हट गया। हुरिया तेजी से बाहर निकली और फिर भीगते कपड़ों को देखते उन्हें चेंज करने के इरादे से वार्डरोब की जानी पड़ी तो इसमें सिर्फ नाइटी थी जो राशिदा बेगम ने उनकी शादी की रात के लिए रखी थी। बाकी कपड़े बच्चों के रूम में थे और वो वहां चक जाकर किसी किस्म की खटपट नहीं करना चाहती थी तो नाइटी पहनकर बाल संवारने लगी। नौफल बाथरूम से बाहर आया और उसे स्लीवलेस नाइटी में देख उसका दिल बेकाबू होने लगा। वो आज पहली बार उसे देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लंबे पुश्त को छूते बाल और आइडियल फिगर के साथ तराशा हुआ बदन। वो देखते उसकी जानिब बढ़ा तो हुरिया घबराकर इधर उधर देखने लगी। वो करीब आकर उसे अपनी आगोश में उठाकर बेड पर ले आया। रात भर उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भगोता रहा और सो गया। हुरिया ने उठकर अपने बाल संभाले और वॉशरूम में आकर चेहरा आईने में देखा। एक शर्मगीन मुस्कुराहट उसके लबों पर तैरने लगी। फिर वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो नौफल गहरी नींद में था। उसने पास जाकर नौफल का माथा छूकर देखा तो अब नॉर्मल लग रहा था, बुखार उतर चुका था। नौफल ने उसके छूने पर आंखें खोली और फिर उसे जोर से पीछे हटाते उठकर बैठ गया।
तुम क्यों आई थी मेरे पास रात को? वो गुस्से से बोला। हुरिया का चेहरा मुरझा गया। मतलब रात को सिर्फ बुखार की शिद्दत में इस पर हक जता रहा था? तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरे पास। तुम भी बच्चे पैदा करके मेरे पास फेंक कर चली जाओगी। वो हलक के बल दहाड़ के बोला तो हुरिया ने करप से आंखें मींच ली। ये सब तुमने जानबूझ के किया है ना, लेकिन एक बात याद रखना, इस मामले को इतना संजीदा मत लेना, क्योंकि अगर तुम माँ बनने वाली हुई तो मैं ये बच्चा मरवा दूंगा, समझी? उसके जबड़े बीच कर बोला। बस बहुत हो गया। क्या समझते हैं आप मुझे? क्या आपने मुझे पत्थर समझ लिया है कि जिसे दर्द नहीं होता? मैं रात आपकी तीमारदारी के लिए आई थी। क्या आप तकलीफ में होंगे? मगर कुछ लोग बहुत ही एहसान फरामोश होते हैं जो सिर्फ दुख देना जानते हैं। फिक्र मत कीजिए मिस्टर नौफल यज़दानी, आपके नसीब में मुझसे औलाद पैदा होना नहीं लिखा। वो बेदर्दी से आंसू साफ करते कमरे से बाहर निकलती चलेगी। उसकी आखिरी बात पर वो उलझ गया, मगर वो सर झटक कर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया, राशिदा बेगम लाउंज में बैठी थी। अरे बेटा, बात सुनो, आज हुरिया के माँ बाप की सालगिरह है, तो उन्होंने घर में पार्टी रखी हुई है। तुम दोनों को इनवाइट किया है, तो जल्दी आ जाना। हुरिया को लेकर उसके मेके चले जाना। राशिदा बेगम ने कहा तो सर इस बात में हिला गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो बच्चे रेडी बैठे थे और हुरिया सफेद और गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली मैक्सी में बहुत हसीन लग रही थी। उसने गोल्डन कलर का ही हिजाब ले रखा था। वो मबहूत सा उसे देखता रहा। जब वो वहां पहुंची तो सब घर वाले नौफल से बहुत अच्छी तरीके से मिले और उसके बच्चों पर तो वारी सदके जा रहे थे। वो एक टेबल पर आकर बैठ गया और बाकी सब भी वहीं आ गए। अरीबा तो इतनी खुश थी, मगर अजान कुछ सहमा हुआ था। वो जोर से हुरिया के गले लगा हुआ था। आंटी आइए हम भी शूट करवा लें। अरीबा ने कहा। अरे बेटा, आंटी क्यों बोल रही हो, मामा बोलो ना। हुरिया की वालदा ने कहा तो नौफल के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। नहीं अम्मी, वो दरअसल अभी से आदत नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। आपको बताना बच्चों की नेचर किस तरह की होती है, तो एकदम से अगर हम इसे इस तरह कहेंगे तो बुरा लगेगा। हुरिया जल्दी से बोली। अरे हुरिया, तुम्हें क्या पता चला? आदिल का बच्चा होने वाला था, मगर उसकी बीवी सीढ़ी से गिर गई। सलमा तो 2 दिन पहले मिठाई लेकर आई थी हमारी तरफ, बड़ा हंस हंस कर बता रही थी कि मेरे आदिल ने बाप बन जाना है। अल्लाह पाक ने देखो कैसा सबक सिखाया उन्हें। ऐसे ऐसी बातों खुश नहीं होते, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता है, डॉक्टर ने ये तक कहा है कि दूसरी बार की कोई उम्मीद मत रखे। हुरिया की बाबी ने कहा तो नौफल ने नागवारी से देखा, जो कि किसी के बच्चे के खो जाने पर खुश हो रही थी। अरे रहने दो रोमी, बेटे ऐसे लोगों का क्या है, इसे तलाक देकर और शादी करवा देंगे। मुझे तो दिल से दुआ रही है कि आदिल के साथ कुछ ऐसा हो तो कभी वो बाप ही न बन सके। हुरिया की बहन ने कहा। नौफल उनकी बातों पर पहलू बदल रहा था। बस करें आप लोग, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। इकलौते बेटे हैं वो सलमा खाला के, अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे। हुरिया जल्दी से बोली। तुम फिर भी उनके लिए दुआ कर रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया था उन्होंने? जब तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम मां नहीं बन सकती तो फौरन रिश्ता तोड़ दिया, और मोहब्बत का दावा करने वाला आदिल एक इम्तिहान में कामयाब ना हो सका। माँ ने कहा कि बेटी हमारा खानदान कैसे चलेगा। हुरिया की बहन की बात पर उसने चौंक कर बेयकीनी से हुरिया को देखा और जोर से लब भींच लिए। छोड़े, आपको क्या हो गया है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज। मुझे ये बच्चे मिल चुके हैं, मेरी ममता को करार आ चुका है, और मैंने ना कभी इस बात का बुरा माना है और ना ही मुझे इनकी बात की कोई भी हर्ज नजर आया। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। वो पुरसुकून लहजे में बोली तो सब चुप हो गए, मगर नौफल बहुत बेचैन था। उसे अपनी सुबह की बात याद आई तो वो दिन ही दिन में खुद को मलामत करने लगा। फिर जब पार्टी से वापस आए तो वो कपड़े चेंज करने के बाद बच्चों के कमरे में आया। वो बच्चों को सुला रही थी। अरीबा इसे देखते ही खुश हो गई। वो दूसरी साइड पे आकर अरीबा को सुलाने लगा, और जैसे ही बच्चे सो गए तो वो उठकर अपना हिजाब खोलने लगी। वो इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और आईने में उसे देखता, जो कि निगाहें उठाकर भी नहीं उसे देख रही थी। आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा वो अनजाने में कहा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मां नहीं बन सकती। आई एम सो सॉरी, वो बोला तो तलक मुस्कुराहट से उसे देखते मुड़कर देखने लगी। अपनी सॉरी को अपने पास रखें, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर मैं मां बन सकती होती तब भी आपको ये बात कहने का हक नहीं पहुंचता था। मैं नहीं, कल रात आपके पास आई थी। मैंने नहीं आपसे कहा था कि मुझे उठाकर बेड पर ले जाकर अपना हक जता दे। मैं तो इंसानियत के नाते आपकी तीमारदारी करने के लिए आई थी, मगर अफसोस कुछ लोग इस काबिल होते ही नहीं है कि उनके साथ भलाई की जाए। मुझे अब इन चीजों का दुख नहीं होता। पता है, आप मर्द सबके सब एक जैसे होते हैं, कभी भी जज्बात का ख्याल नहीं रखते। जैसे आदिल था, जो कि मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, मगर जब एक्सीडेंट में मैंने अपनी मां बनने की सलाहियत खोई, उसकी सारी मोहब्बत खत्म हो गई। और इसी तरह एक आप हैं जो अपनी साहबका बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधे हैं
कि उसके ऐब जानने के बावजूद उससे नफरत नहीं करते, बल्कि जो आपके साथ वफा कर रही है उससे नफरत करते हैं। समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं आप मर्दों के नेचर को समझ ही नहीं पा रही। लेकिन अब बहुत हुआ। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आपकी सॉरी पर मैं दोबारा से आपके पहलू में आकर बैठ जाऊंगी, तो ये आपकी खामख्याली है। मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है, मैं क्यों अपनी इज्जत नफ्स को बार बार मजरूह करवाऊं? मैं यहाँ इन बच्चों की वजह से हूँ, और ये बच्चे मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे जीने का सहारा बन चुके हैं। ये बच्चे भी तो आपकी बेवफाई और बेइत्मीनानी झेल रहे हैं ना। वो तलख लहजे में बोलती चली जा रही थी। और तुम ज्यादा बोल रही हो। मैंने कब बच्चों के साथ इस तरह का रवैया किया? सही तो रहता हूँ बच्चों के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता? वो गुस्से से बोला। जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत होती तो आप अपने गम को भूलकर उनकी खुशियों के लिए खुश रहते, उन्हें खुश रखने का सोचते, जो आपके लिए जीते हैं। मगर आपने तो अपने आप को एक ऐसी औरत के साथ पंसाया हुआ है जो कि किसी और मर्द के साथ घूम फिर रही है। कैसे मर्द हैं आप? जहां एक औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसका मर्द किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक रखे, वहां आप ये कैसे बर्दाश्त करते हैं कि किसी गैर मर्द के साथ फिर रही है, फिर भी उसका नाम खुद से जुदा नहीं करना चाहते? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर चीज को वाजिया किया है कि अगर औरतें खुलम खुला बेहयाई लेकर आए तो उनके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आपकी बीवी बेहयाई के झंडे लहरा रही है और आप आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं। वो बोलती चली गई। बस, बहुत बोल चुकी। तुम्हें क्या लगता है उसको इस तरह किसी और मर्द के साथ देखकर मैं सुकून में हूँ? नहीं, मैं किस कदर बेसुकून हूँ उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और उसे तलाक के बाद भी किसी और मर्द के साथ देखना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। वो तलाक लहजे में बोला। जानती हूँ ये एक हल्की सी खसक हमेशा ही रहती है, मगर इसकी वजह से आप अपनी बाकी की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकते। मैं भी आदिल को पसंद करने लगी थी। दुख था उनके छोड़ने का, मगर मैंने उसकी सजा अपने आप को नहीं दी, बल्कि अपने पेरेंट्स से कहा कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढे जो कि शादीशुदा हो, बच्चों का बाप हो, ताकि मैं अपनी जिंदगी को ठहरा हुआ महसूस ना करूं। और आपकी बच्चे जिंदगी जीने की वजह है मेरी। वो बोलती चली जा रही थी, मगर उसका जहन आदिल को पसंद करने की बात पर अटक गया। तुम आदिल को पसंद करती थी? उसने पूछा तो गुड़िया ने बेयकीनी में उसे देखा। मैंने इतनी लंबी बात कही, मगर इसमें आपने क्या बात पकड़ी कि मैं आदिल को पसंद करती हूँ? हद होती है किसी चीज की। मुझे आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। बाहर में जाएं आप। गुस्से से बोलती चली जा रही थी और वो उसे पीछे हटाती उसकी जानिब से गुजरने लगी, तो उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने सामने लिया। मैंने जो पूछा है पहले मेरी बात का जवाब दो। यार, तुम आदिल को पसंद करती थी? वो लब क्यों भींच कर बोला। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पसंद करती थी या नहीं? आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी जिंदगी में माजी में कोई भी रहा, लेकिन इस वक्त मेरे हमसफर आप हैं और मैंने आपके साथ किसी भी किस्म की बेवफाई नहीं की है। तो आप मुझसे इस तरह का सवाल करने वाले कौन होते हैं? अगर तो मैं आपके साथ रिश्ते में हुई बेवफाई की हो तब सवाल कीजिए। मेरा माजी पीछे रह चुका है, उसके बारे में मुझे मत पूछिए। वो अपना बाजू छुड़ाते नागवारी बड़ी लहजे में बोली। मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरे नंबर पर हूँ, जैसे जानिया के लिए था। वो कड़वी जुबान में बोला। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी पहली बीवी से मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं उस जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, और पसंद इंसान की कोई भी हो सकती है। वो मेरा मंगेतर रहा था। 5 साल हमारी मंगनी रही, और हमारी हल्की फुल्की आते जाते बात भी होती थी, जैसे कजन्स में होती है। और इस दौरान अगर मेरा उसकी कोई आदत मुझे अच्छी लगी तो मैंने पसंद कर लिया, तो क्या हुआ? मगर जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया था। मुझे किसी को अपने दिल के साथ खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं मैं देती। वो तलख लहजे में बोली तो वो लब बीच कर रह गया। फिर सर झटक कर वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर वो बेइख्तियार उसी के मुतालिक सोच रही थी। रात भर उसे एक पल के लिए चैन नहीं आया। अगले दिन वो दफ्तर में भी यूं ही मसरूफ रहा। राशिदा बेगम मुलाजमा के साथ बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। वो सलाम करता हुआ उनके पास बैठा तो राशिदा बेगम ने मुलाजमा को पानी लाने को कहा, मगर उसकी निगाहें तो उस दुश्मनी जान को तलाश कर रही थी जो उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। अम्मी, हुरिया कहाँ है? जब उसे काफी देर तक वो नजर न आई तो उसने बुलाकर सवाल किया। उसकी वालिदा की तबीयत खराब थी तो उन्हें लेकर हस्पताल गए हैं। वो भी वहीं पर गई हुई है। अभी कुछ देर पहले उसका फोन आया था। अब उसकी वालिदा की तबीयत काफी बेहतर है। मैंने फिर भी कहा कि अभी वहीं पर ठहरे, पता नहीं वहां जाकर उसे कोई सुकून नहीं है। सुबह से पता नहीं कितने फोन करके बच्चों का पता कर चुकी है। सच में मैं तो खुश हो जाती हूँ जब वो बच्चों का इतना ख्याल रखती है। मुझे अपने फैसले पर बहुत फख्र महसूस होता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए चुना उसे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जिस महरूमी से गुजर रही है उस महरूमी की वजह वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करेगी। राशिदा बेगम बोली। आप ये बात जानती थी कि वो मां नहीं बन सकती,
वो लब भींच कर बोला, हाँ मैं जानती थी। तुम्हें नहीं मालूम था? रास्ता बेगम ने चौंक कर पूछा, नहीं मुझे नहीं मालूम था, उस दिन पार्टी पर पता चला। आप कम से कम ये बात मुझे बता तो देती। आप जानती हैं मैंने कितनी शिद्दत से हार्ट किया था उसे। वो लब भींचते हुए बोला, रब्बा मुझे लगा कि वो बच्ची खुद ब खुद तुम्हें बता देगी, और तुमने किस बात पर उसे तकलीफ दी है? कितना दिल दुखा होगा उस बच्ची का। पहले उसका रिश्ता टूटा, 5 साल तक उसका रिश्ता चला, मगर सगी खाला ने तोड़ दिया, लेकिन बच्ची ने जरा माइंड ना किया। मैं उसकी सगी खाला की बात कर रही हूँ। हम शादी पर गए थे ना, तब वो उसी लड़के की शादी थी जिसे हुरिया की शादी होने वाली थी। जब मुझे फरहत ने बताया था तो मैं तो उस लड़की की हिम्मत पर दाद देकर आई थी, और वो लड़की अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई थी, ये कहकर के कता रहमी हराम है और ऐसी बात माइंड करना बनता नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये बच्ची एक हीरा है। हम तो जैसे लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं होते। इसीलिए मैं कहती हूँ उस बच्ची की कदर करो, और मैंने उसे चुना भी इसीलिए है कि वो एहसास करने वाली है। वो महरूमी का शिकार है, और वो इसी महरूमी के चलते इन बच्चों पर अपनी ममता को निछावर कर देगी, क्योंकि उसे बच्चों से वैसे ही बहुत लगाव है। रास्ता बेगम बोलती चली जा रही थी, और वो जो किसी और मर्द को पसंद करती है। अभी तक आपने ऐसी औरत को मेरी जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया जो कि अपने दिल में किसी और को बसाई हुई थी। वो तलक लाजिम बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने अगर किसी मर्द को पसंद किया हुआ था तो इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है कि कोई और उसके अलावा तुम्हारे दिल में नहीं थी? बल्कि अभी तक तुम तो शादी के बाद भी ऐसी औरत की मोहब्बत के गुण गा रहे हो जो कि तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं। अगर शादी के बाद किसी और मर्द के साथ राब्ते में है तो तुम ये बात करते हुए अच्छे लगते हो। उस लड़के की शादी को 2 साल हो गए, और वो 2 साल पहले उसे छोड़ चुका था, और इस वक्त वो मर्द छोड़ देता है तो औरत ऐसे मर्द को मुंह नहीं लगाती जो कि हया वाली होती है। और वैसे तो शर्म हया वाला मर्द भी हो तो ऐसी औरत को कभी नहीं मुंह लगाता जो कि गैरों के साथ घूमती फिरती हो। मगर तुम्हारी शर्म न जाने कहाँ चली गई है। रास्ता बेगम ने बोलते हुए अगले पिछले साले हिसाब बेबाक करते उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। अब ऐसे तो मत बोले ना। वो झंझला कर बोलता उठ खड़ा हुआ, अच्छा इन बातों को छोड़ो और जाकर अस्पताल में उस बच्ची को देखो। इस वक्त उसे सख्त तुम्हारी जरूरत है। इन मुश्किल हालात में उसका साथ दोगे तो तुम्हारे मुश्किल हालात में वो डाल बनकर खड़ी रहेगी। रास्ता बेगम ने कहा तो सर्द आ बढ़कर उठकर फ्रेश होने चला गया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो हुरिया अपनी वालदा को जूस पिला रही थी। उसने सलाम किया और फलों के बैग रखकर उसे देखने लगा, जो कि नमाज के अंदाज में चांदर लपेटे हुए थी। अरे बेटा, इसे ले जाओ और कुछ खिला पिला दो। सुबह से इस बच्ची ने पेट में कुछ नहीं डाला। हुरिया की वालदा ने कहा तो वो उठ खड़ा हुआ और इसे लेकर कैफेटेरिया की जाने पड़ा। तो मैडम, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ था कम से कम मुझे फोन करके खुद तो बता दो, ऐसे भी क्या नाराजगी है? वो इसके साथ चलते हुए बोला, बच्चे कैसे हैं? ज्यादा तंग तो नहीं किया ना हमने माँ को? उसकी बात को इग्नोर करते आहिस्ता से बोली, सुबह से कितनी बार तुमने माँ को फोन करके पूछा है? अब माँ के बच्चे के बारे में भी पूछ लो कि मैं कैसा हूँ। हद होती है यार किसी चीज की। वो झिंझलाते हुए अंदाज से बोला तो हैरत से उसे देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? पूछो ना कि मैं कैसा हूँ। वो बोला, कैसे हो? वो सर झटक कर बोली, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं तुमने क्या कर दिया मुझे। रात एक पल के लिए भी नहीं सोया, और दफ्तर में भी तुम ही मेरी निगाह के सामने रही हो। मैं तुम्हें सारा दिन बहुत मिस कर रहा था। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। वो बोलता चला जा रहा था और हुरिया उसका हैरत से मुंह खुल गया था। आप मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन क्यों? वो सर चढ़क कर बोली, एक शौहर अपनी बीवी को क्यों याद करता है? मुआफल ने पूछा, मुझे क्या पता क्यों याद करता है। पहली बार शादी हुई है और ना मुझे इस बात का तजर्बा है, और ना ही मैंने कभी किसी से पूछा। वो इत्मीनान से बोली, शौहर अगर अपनी बीवी को याद नहीं करेगा तो किसको याद करेगा? वो मुंह बनाकर बोला, अच्छा, लेकिन आपकी तो 2 बीवियां हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस बीवी को याद कर रहे हैं? एक तो आपके दिलो दिमाग में बसती है और मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। अफसरद की बड़ी लहजे में बोली, अच्छा सुनो, मैं तुमसे इस बात का वादा तो नहीं करता कि मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उससे बहुत मोहब्बत की। मैं उसे भूल नहीं सका, लेकिन शायद उसको याद करते मुझे अब नफरत महसूस होगी, क्योंकि उसने मेरे बच्चों तक को नजरअंदाज कर दिया। मेरी मोहब्बत और चाहत का सिला उसने बहुत बुरा दिया, लेकिन वो सिर्फ एक बुरी याद बनकर रहेगी। अब मेरी मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर मुखलिस रहना चाहता हूँ। अब तुम्हारा हाथ थाम कर अपने बच्चों के साथ एक मुकम्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो अपना हाथ उसकी तरफ फैलाते हुए बोला तो हुरिया अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। नौफल ने हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखा तो सब लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नौफल ने घबरा कर कहा, क्या मैंने कुछ अलग कर दिया? प्लीज अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं बहुत सॉरी हूँ,
ये कहकर उसके बराबर बैठते हुए उसका हाथ थाम कर बोला। दूसरी तरफ से उसके आंसू साफ करते उसे देखने लगा। हुरिया देखकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। नौफल उसकी हरकत पर सरपटा सा गया और फिर वो आहिस्ता से बोला, हुरिया सब दिख रहे हैं। हुरिया धीरे से अलग होती थोड़ा दूर जाकर चादर से आंसू साफ करने लगी। वो धीमी सी मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। कुछ देर के बाद वो वहां बैठे रहे। फिर नौफल ने उठने का फैसला किया और दोनों घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचे तो हुरिया बच्चों के कमरे में चली गई। नौफल सख्त झंझला सा गया और गुस्से से सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कितनी ही देर वो करवटें बदलता रहा, फिर उठकर बैठ गया। उसी के मुतालिक सोचने लगा, क्या हो रहा है, क्यों उसके बगैर जीना मुश्किल हो रहा है। फिर वो तेजी से उठा और बच्चों के कमरे की जाने पड़ा। वो दोनों बच्चों के दरमियान लेटी पुरसुकून से सो रही थी। लो जी, मेरी नींदें हराम करके खुद मजे से सो रही है। नौफल बड़बड़ाते उसके पांव से उठा हुआ उसकी झुककर उसकी आंखों देखने लगा। उसी वक्त उसकी आंख खुली तो खुद पर झुके नौफल को देख और हड़बड़ा कर पीछे करने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने सिटपटा कर पूछा। उठकर कमरे में चलो वरना बहुत बुरा करूंगा। धमका रहे हैं आप? वो दिल मिलाकर बोली। हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम समझते हो कि इन बच्चों के दरमियान सोकर मेरे वक्त को तुम कम खराब करोगी तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। नौफल ने संजीदा अंदाज में कहा, ये बात सहन नशी कर लो कि बच्चों के सोने के बाद भी मैं तुम्हें उनके कमरे में आकर ये तुम पर अपनी गुर्बत की शिद्दत डाल सकता हूँ। अब चुपचाप उठो और कमरे के बीच का दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चलो। मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात के जवाब में बोली, अगर तुम यहाँ से नहीं उठी तो मैं खुद तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा। वो ये कहकर बीच का दरवाजा खोलकर उसे कमरे में ले आया, बावजूद उसके इनकार के, और फिर बिस्तर पर आकर उस पर हक जताने लगा। वो इसकी गुस्ताखियों पर सटपटा सी गई, मगर वो कुछ ही देर में उसे खुद में मदहोश कर चुका था। दोनों दुनिया जहां से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। फिर उसके सीने में सर रखे पुरसुकून सी लेटी थी और वो उसे यूं ही बाजुओं में भरे हुए था। अगली सुबह बहुत रोशन और महक रही थी। नौफल ने उसे फजर के वक्त उठाया और दोनों ने शुक्राने के नवाफल अदा किए। फिर नमाज फजर अदा की। आने वाले दिनों में नवाफल उसकी मोहब्बत और कुर्बत ज़ैनियत के बारे में भूल गया था। एक दिन उसका फोन आया कि मुझे तलाक भेज दो। उसने कहा तो नवाफल ने जुबानी तलाक देने के बाद 2-3 दिन के बाद तलाक के पेपर भी भेज दिए और उसकी दस्तक करते वक्त ना हाथ कांपे ना दिल, जो वो ये समझता था कि वो मर जाएगा। मगर हुरिया की वफा ने उसे जिंदगी जीना सिखा दी थी। बच्चे सारा दिन मम्मा मम्मा कहते नहीं थकते थे और हुरिया उनकी ख्वाहिश पूरी करने में मसरूफ रहती। 5 साल गुजर चुके थे। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। उनकी 8 साल बेटी अरिहा और 7.25 साल का बेटा अजान भी बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वो दोनों बार बार नवाफिल को बाहर आने का कह रहे थे, मगर नवाफिल हुरिया की शॉल हाथ में लिए खड़ा बस उसे देख रहा था, जो कि आंखों में मस्कारा लगा रही थी और रेड कलर की साड़ी में उसका कुंदन सा बदन नवाफिल के जज्बात भड़का रहा था। बस कर दो बेगम साहिबा, अपने बच्चों की बाप की जान निकालने का इरादा है क्या? नवाफिल हंसते हुए उसके करीब आकर बोला और उसके रुखसार पर लब रखकर बोला, प्लीज नवाफिल, तैयार होने दे, जाकर चुपचाप न्यूज देखो। मेरा मस्कारा बिगाड़ रहे हैं आप, प्लीज दूर रहिए। हुरिया ने दरख्वास्त की, तुम्हारा मस्कारा थोड़ा ना बिगाड़ रहा यार, अपनी एनर्जी भी तो चाहिए ना। तुम ही बताओ, क्या ना लो अपनी एनर्जी? नवाफिल ने अब की बार उसके दोनों रुखसार पर जोर से किस करते हुए कहा, जिस पर उसका मस्कारा तो खराब हो गया। लीजिए, मुझे भूतनी बनाकर चैन आ गया। वो चिढ़कर बोली तो वो हंसते हुए जाकर न्यूज चैनल देखने लगा। उसी वक्त न्यूज पर एक अहम खबर चलने लगी, जिससे नवाफिल संजीदा हो गया। मशहूर हॉलीवुड एक्टर मिस वर्ल्ड ज़ानिया ने बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वो पिछले कई महीनों से एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी। उन्हें ज़हनी सुकून मैसर नहीं था। उनका हॉलीवुड करियर भी जवाल का शिकार था। यूं सुनकर बोली जा रही थी। नवाफिल ने लब कुचलते हुए हुरिया को देखा, जो गुमसुम सी खड़ी थी। मैं बाहर जाकर पार्टी रोकने का कहती हूँ। हुरिया ने निगाहें चुरा कर कहा, क्यों ऐसा क्यों करोगे तुम? अब गैरों के लिए हम अपनी खुशियां क्यों खराब करें? लोग तो रोज मरते हैं, हम उनके साथ मर तो नहीं सकते। नवाफिल ने इत्मीनान से कहा। हुरिया महज उसे देख कर रहेगी, क्या आप ठीक है? बिल्कुल मेरी जान, उसका माथा चूमते हुए बोला और उसका हाथ थामे बाहर की जाने पड़ गया, जहां उनके बच्चे बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उसके दिल के कोने में उसकी बेवफाई से एक कसक सी पैदा हो रही थी कि काश वो ऐसा न करती। पार्टी से फारिग होकर जब वो दोनों बच्चों के साथ लाउंज में बैठे थे तो नवाफिल ने दिल की बात कहने का इरादा किया। हुरिया, कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि तुम्हारे दिल में मेरे माजी की यादें मौजूद हैं। क्या तुम्हें कभी ये महसूस होता है कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर नहीं दे पा रहा कुछ?
हुरिया ने नौफल की आंखों में झांकते हुए कहा, नौफल, माजी के जख्म हमें उस वक्त तक परेशान करते हैं जब तक हम इन्हें कबूल नहीं कर लेते। मैं जानती हूँ आपकी मोहब्बत मेरे लिए खालिस है और ये माजी की तलखियों से कहीं ज्यादा अहम है। नौफल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी सितम बाकी न रहे। हुरिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिंदगी में तो सितम आते हैं, लेकिन यह हम पर मुनहसर है कि हम उन्हें किस तरह लेते हैं। हम अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। असल अहमियत इसी बात की है कि हम एक दूसरे का साथ दें, मोहब्बत करें और नए आगाज की जाने पड़े ताकि हम कामिल हो सके। नौफल ने सर हिलाकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मोहब्बत का सफर कभी खत्म नहीं होता और हमने इसे अपनी कहानी में तब्दील कर दिया। उसी लम्हे नौफल ने महसूस किया कि हुरिया की मोहब्बत ने उसे माजी की तलखियों से आजाद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया अज़म किया कि वो हमेशा अपने दिल में मोहब्बत को जिंदा रखेंगे, चाहे माजी की कसर क्यों न रहे। उसी लम्हे बच्चों ने उनके गले में बाहें डालते कहा, हमें आप दोनों की मोहब्बत बहुत पसंद है और आप दोनों दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। नौफल और हुरिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता वक्त के साथ अब मजीद मजबूत होता जाएगा, क्योंकि ये बच्चे उनके रिश्ते की मजबूत कड़ी हैं।